अस्सलाम वालेकुम। कैफ 1 FAR 1 लेक्चर 36 स्टार्ट करते हैं जी। आपका असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आज डिस्कस कर दिया। पिछली क्लास में आपके साथ भी यही डिस्कस करने लगा हूँ। रिक्वायरमेंट पढ़ें, सबके पास टेस्ट मौजूद हैं। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर नोट ऑफ PPE एज इट वुड अपीयर इन द, मुझे कोई बोलता हुआ प्लीज नजर ना आए, प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। बोलने वाले को बेटा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, उसकी वजह से उसको मैं बैठने नहीं देता होता क्लास में। प्रिपेयर नोट ऑफ PPE एज इट वुड अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कैरेबियन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। नोट किस साल का बनाना है जी? 31 दिसंबर 15 का। ठीक है, इतनी बात सिर्फ जहन में रखते हुए आप लोगों ने फॉर्मेट बना लेना है पर्चे के अंदर। यार ये ब्रैकेटें भी नहीं मिटाते हो आमिर आप। अच्छा जी, ये फॉर्मेट मैंने पिछली क्लास में भी स्टार्ट होने से पहले, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से भी पहले मैंने इतना फॉर्मेट बना दिया था। ठीक है, इतना, ये भी नहीं बाद में लिखा था। चलो ये भी आपको वैसे लिखना आता है। क्या करोगे? नाम लिखोगे कैरेबियन लिमिटेड, नोट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। नोट का कोई भी नंबर दे दो, 1 से लेके 10, 15, 20 जो मर्जी ले लो। मैंने 7 लिख लिया पिछली क्लास में। ठीक है, नोट का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ओपनिंग 5 लाइनें खाली, क्लोजिंग। एक्यूमुलेटेड एप्शन ओपनिंग 4 लाइनें खाली, क्लोजिंग। बुक वैल्यू और ये 3 चीजें, ये मैंने कहा था सवाल शुरू होते ही आपने लिख लिया कर। ठीक है, ये अगले कॉलम्स ही बाद में जब सवाल पढ़ेंगे, जब ये ओपन अप होगा तब पता लगेगा। फिलहाल तो इतना फॉर्मेट आपने तो ऐसे ही किया था पर्चे में, ऐसे ही किया था। ठीक है, सबसे पहले ये फॉर्मेट बन गया सवाल को 2 दफा पढ़ने के बाद, फिर हमने सवाल को करना शुरू करना है। ठीक है, अब नोट बनाना है 31 दिसंबर 15 पर। सवाल शुरू करते हैं। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कैरेबियन ऑन 31 दिसंबर 14। ये 31 दिसंबर 14 के बैलेंसेस हैं और हम इस वक्त 31 दिसंबर 15 का नोट बनाने में इंटरेस्टेड हैं। तो ये 31 दिसंबर 14 वाले बैलेंसेस फिर क्या हो गए? ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ठीक है, यानी ये ओपनिंग कॉस्ट है। माना कि ये इसने क्लोजिंग लिखा हुआ है, हमारे साल के लिए तो ओपनिंग है। ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और ये ओपनिंग बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट एक ही बात है। ठीक है, सही है। अच्छा जी, सवाल को जरा गो थ्रू करते हैं। वैसे तो 3 चीजें गिवन थी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर। ठीक है जी, मैं बात कर लेता हूं उसी तरफ ही आ रहा हूं। अच्छा जी, ड्यूरिंग 15 ये सारे नीचे वाले काम 15 के दौरान हुए हैं, वो कह रहा है। ड्यूरिंग 15 फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। नंबर 1 ऑन 31 दिसंबर, आगे लिखा नहीं 15, 14, 16, पर लिखा तो हुआ ड्यूरिंग 15 में 31 दिसंबर पर, यानी 31 दिसंबर 15 पे क्या हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यू। ईयर एंड रिवैल्यूएशन है जी। फैम वाले सवाल के अंदर हमने परसों शुरू किया था, कल भी उसको कंटिन्यू किया था, ऐसे ही किया था ना। ठीक है, उसके अंदर हमने स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन वाला सवाल किया था। ठीक है, ये ईयर एंड रिवैल्यूएशन वाला है। फर्क तो कोई नहीं है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो पहले रिवैल्यूएशन करते हैं फिर डेप्रिसिएशन, एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन तो पहले डेप्रिसिएशन फिर रिवैल्यूएशन। ठीक है, अच्छा आगे वो कह रहा है जी, रिवैल्यू करके ले गए हैं कितने पर? 1700, थाउजेंड्स में करूंगा मैं सवाल, ठीक है ना। 1750 कहता है ऑफ दिस अमाउंट 650 रिलेटेड टू लैंड। 650 अगर लैंड है और टोटल ये लैंड एंड बिल्डिंग है तो फिर बाकी 1100 फिर बिल्डिंग का हो गया। ठीक है, सही है। अच्छा, अब मेरा एक मशवरा है, मेरा ध्यान से सारे सुन लें। आप लोग क्यों सुन रहे हैं? आप लोगों का क्या काम है ये बात सुनने? डिस्कशन क्यों सुन रहे हैं आप? डिस्कशन तो उन लोगों के लिए जिन्होंने टेस्ट दिया है। भाई ये वाइट कपड़ों वाले भाई आगे तो नहीं आ रहे कैमरे के? अच्छा, बट डिस्कशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने टेस्ट दिया है। आप लोग, शर्म आ रही है वैसे थोड़ी सी? बेशरम लोग। और फीमेल स्टूडेंट्स ये ध्यान से सुन लें, आइंदा से अटेंडेंस शीट आएगी और आप लोगों को मैं क्लास से बाहर भेज दिया करूँगा। मुझे मुनासिब नहीं लगता, गवारा नहीं करता मैं कि इसको मैं आप लोगों को भी घंटा डेढ़ खड़ा रखूँ। तो मेरे पास हल ये है आप लोगों के लिए कि आपको क्लास से निकाल दिया जाए। और ये बात जहन में रखें कि क्लास के अंदर जो डिस्कशन टेस्ट वाली क्लास होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है।
क्योंकि नॉर्मली मैं ऐसा करता हूँ कि टेस्ट जो चीज़ होती है उससे एक कदम आगे होती है जो हम लेक्चर्स में पढ़ रहे होते हैं, यानी कि पढ़ा होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। अब वो टेस्ट के अंदर हम सीख रहे होते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर तो यही चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं। तो टेस्ट की डिस्कशन वाली क्लास को छोड़ना ये डबल मौत है। टेस्ट छोड़ना तो एक मौत है ही ना सीए के स्टूडेंट की, दूसरी ये है कि डिस्कशन को भी वो मिस कर दे जो हम अगले ही दिन किया करते हैं, तो मैं वो मिस करा दिया करूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी काइंडली टेस्ट इंश्योर करें कि दिया करें। और आप लोगों को तो मैंने जाने भी नहीं देना, आप लोग 1.5 घंटा खड़े रह कर ही पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल में तो अगली दफ़ा आप लोग टेस्ट में सब के सब अपीयर होंगे, ठीक है ना। अच्छा, मेरा ये मशवरा मैं कह रहा था असल में, ध्यान से सुने, अगर कभी सवाल में रीवैल्यूएशन आए, ठीक है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की रीवैल्यूएशन है और मुमकिन हो कि आप लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग कर सकें, तो मेरा मशवरा है कि अलग कर लेना। किसी ने पर्चे में लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठा किया, वो भी 100% ठीक है। किसी ने लैंड और बिल्डिंग को अलग कर लिया पर्चे में, वो भी 100% ठीक है। मैं क्यों मशवरा दे रहा हूँ अलग करने का? अलग करने से आपको सवाल संभालना बहुत आसान हो जाता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। एक बार आपने ओपनिंग क्लोजिंग वो सारा फॉर्मेट बनाया है, आगे तो 2 कॉलम्स ही हैं। वर्किंग आप कहोगे वर्किंग तो वैसे ही 2 बार करनी थी, ठीक है, तो हर चीज़ अंग्रेजी में एक बार लिखनी है, आगे जो है लैंड और बिल्डिंग अलग अलग लिख दोगे, इससे आसान हो जाएगा सवाल को संभालना, ठीक है ना। अब यहां पर उसने रीवैल्यूड अमाउंट को भी तोड़कर हमें बता दिया था, ठीक है, और कॉस्ट के बारे में भी इंडिकेशन दे दिया। क्या कहता है देखो, ऑफ दिस 1750 650 रिलेटेड टू लैंड विच हैड ओरिजिनली कॉस्टेड 500, ये वाली इंडिकेशन भी दे गया वो, अगर आप गौर करें तो, कि इस 1500 में से 500 लैंड का पोर्शन है और फिर 1000 जो है वो बिल्डिंग होगी, ठीक है ना, ये लैंड, ओके। तो दूसरा फिर बिल्डिंग, तो सही है। तो अलग अलग कर सकते थे तो अलग अलग कर लेंगे, ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने कॉलम्स भी 2 बनाए हुए हैं, अगर आप फॉर्मेट के अंदर देखा होगा, अभी आपने क्लास शुरू हुई तो अभी जाते हैं उस तरफ, ठीक है। लैंड का कॉलम अलग, बिल्डिंग का अलग। किसी ने इकट्ठा बनाया है 100% ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। हाँ, लेकिन वो ये ज़रूर देखेंगे आज कि लैंड और बिल्डिंग जिन्होंने इकट्ठा किया उनसे कोई ना कोई गलती गड़बड़ हो गई, जिस वजह से सवाल के अंदर कुछ छोटी मोटी गलती आ गई, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं कहता हूँ, मेरा मशवरा होता है कि अलग अलग कर लिया करो, ओके जी। पॉइंट 1 तो हो गया रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। पॉइंट 2, एक मशीन है वो बिक गई है, ठीक है जी। पॉइंट 3, एक मशीन है जो खरीदी है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, सिंपल एडिशन सिंपल डिस्पोजल है, बस एडिशन के अंदर थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कुछ लेनी थी कुछ इग्नोर करनी थी। पॉइंट 4, यकम जनवरी पर 15 में यकम जनवरी पर डिसाइडेड टू चेंज द मेथड, चेंज इन एस्टीमेट है कंप्यूटर का, यानी कोई नई चीज़ नहीं आई है, जो क्लास मौजूद है वो कौन कौन सी थी? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर। लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यू हो रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी में एक एडिशन है एक डिस्पोजल है, और कंप्यूटर में कुछ नहीं है, सिर्फ चेंज इन एस्टीमेट है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे फॉर्मेट के अंदर 4 ही कॉलम्स होंगे, ठीक है। कौन कौन से? वैसे तो 3 है, हमने 4 कर लिए आसानी के लिए, लैंड, बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर। टोटल का कॉलम आपने लाजमी बनाना है, मैं नहीं टोटल करता, टाइम ज़ाया होता है, ठीक है ना, लेकिन आपने टाइम ज़ाया करना है क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। टोटल का कॉलम, ध्यान से सुने, टोटल का कॉलम इंटेग्रल पार्ट है पीपीई के नोट का। कब नहीं बनाना? जब सवाल रिक्वायरमेंट में एक्सप्रेसली लिख दे टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। जब तक सवाल खुद नहीं ये लिखेगा, आपने हमेशा लाजमी टोटल का कॉलम बनाना है। याद करो ना वो पहली क्लास जिसमें आपको दिखाया था कि जो टोटल के कॉलम का क्लोजिंग बैलेंस है वो फिगर नजर आनी होती है बैलेंस शीट के अंदर, तो बड़ा रेलेवेंट आपका कॉलम है, टोटल का लाजमी बनना होता है। तो कब नहीं बनाओगे? तो सवाल खुद कह देगा कि टोटल कॉलम इज, नॉर्मली आजकल लिख देता है आई कैप सवाल के अंदर, टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना, भी टोटल मत करना, वो टाइम ज़ाया मत करना, वही पर्चे में कहता है। लेकिन अगर वो नहीं कहेगा तो टोटल कॉलम लाजमी बनाएंगे, ओके। चलें आगे, चलें जी, फॉर्मेट ये बन गया। उसके बाद ये सारे वो सब नोट्स हैं। अब पहले सफ़े के ऊपर मेन बॉडी, दूसरा सफ़ा खाली, सब नोट्स बनने हैं, तीसरे सफ़े से वर्किंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, सही है ना। ये सारा काम रिपीट हो रहा है फैम वाले सवाल के साथ। देखें बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स में नहीं घुमाया गया इन दोनों सवालों में। ये आपकी ज़िंदगी के पहले 2 सवाल थे, फैम वाला और ये कैरेबियन वाला, ठीक है।
ये भी आई के क्वेश्चन बैंक का सवाल है, मैंने सिर्फ नाम बदल दिया था, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो सवाल हैं, ये दो सवाल बुनियाद फाउंडेशन जो है वो ले कर देते हैं आपके पीपीई के नोट के सवालों की, ठीक है। बुनियादी तौर पर सवाल इसी फ्रेम के अंदर रहना है, मुश्किल से मुश्किल एडजस्टमेंट भी आएगी ना, फ्रेम यही होगा। तो मकसद कहने का ये है कि आपने तरतीब हमेशा ये रखनी है। जितने भी सवाल मैं आपको नोट के करवाऊंगा, मैं हमेशा यही कहूंगा, सवाल पढ़ेंगे मैं कहूंगा चलो भी नोट बनाना है, किस साल का बनाना है, चलो शुरू कर दो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिखो, ओपनिंग लिखो, 5 लाइनें छोड़ो, क्लोजिंग लिखो, जिस तरह से ऐसे बोला ये फॉर्मेट बनेगा, फिर एडजस्टमेंट शुरू होंगी। अब उसमें 5-6 एडजस्टमेंट में से हो सकता है 2-3 नॉर्मल हो, 2-3 बहुत मुश्किल हो। मुश्किल से हमें क्या, ट्राई करेंगे, हो गया तो हो गया, ना हुआ तब भी 60-70% नंबर देगा सवाल। तो हमेशा सवाल को एक ही तरीके से करने का फायदा क्या होगा, पर्चे के अंदर जब पीपीई का नोट मांगेगा तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि शुरू कहां से करना है सवाल। आपको पता होगा कि हमने फॉर्मेट इतना तो बनाना है और एडजस्टमेंट को अल्लाह का नाम लेके शुरू कर देना है पढ़ना, और करते जाना है, चीजें लिखते जाना है। जो फिगर यहां पर आकर पोस्ट होगी उसके मार्क्स हैं, इवन ओपनिंग उठाकर लिखने के। तो सारी चीजें गलत थोड़ी हो जाती हैं। तो गलत उनका पर्चा होता है, फेल वो होते हैं जो भगोड़े होते हैं। जितने बच्चों ने टेस्ट दिया बैठे हैं, 1 घंटा 25 मिनट फाइट करते रहे, वो हाथ खड़ा करें, पूरा 1 घंटा 25 मिनट। अल्लाह ने चाहा तो ये फेल नहीं होंगे। और जिन्होंने ऊपर टाइम लगाया है उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनका पर मिनट मार्क्स काटने हैं आपने, ठीक है। पहली दफा समझ के पर मिनट 0.5 मार्क काटना, आइंदा से पर मिनट 1 मार्क कटेगा। ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 4 घंटे में तो कोई भी कर ले पर्चा, 3 घंटे 15 मिनट वाला, ठीक है। हाँ जी, चले मैं सोचता हूं पहले टेस्ट के अंदर क्या करना है, लेकिन ये सजा है जरूर टाइम ज्यादा लगाने वाले की। अभी देखते हैं क्या करना है, डिसीजन ले लेते हैं। अच्छा जी सुने, अब सवाल शुरू करें। सवाल का आइडिया हो गया? अच्छा, सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला टेबल इत्तेफाक से पिछले फैम वाले सवाल जैसा ही था, ठीक है। बस इसमें ईयर एंड रिवैल्यूएशन है और कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस की बजाय चेंज इन एस्टीमेट की एडजस्टमेंट है। बाकी डिस्पोजल एडिशन, सिंपल एडिशन के अंदर कॉस्ट डिटर्मिनेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो कहने का मकसद ये, फ्रेम वही रहना है, एडजस्टमेंट जैसी मर्जी करवाते रहें। वो अगले टॉपिक पढ़ते जाएंगे, इसमें मिक्स होता जाएगा। फ्रेम यही रहेगा टोटल पीपीई के नोट का, इसी के अंदर ही आपने सारी चीजों को एडजस्ट करना है। तो कभी भी हम नई तरतीब से सवाल नहीं करेंगे, हमेशा सवाल पीपीई का से करेंगे। पर्चे में भी आपको फिर लगेगा हाँ ऐसे तो कई सवाल किए हुए हैं, शुरू कर दोगे और लड़ाई झगड़ा करते करते कहीं ना कहीं 60-70% नंबर उस सवाल में से आप ले लोगे इंशाल्लाह, ठीक है। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सीएल ऑन 31 दिसंबर 14 मीन्स 1 जनवरी 15, ठीक है ना। तो हमारे लिए तो ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा इस साल के लिए, ठीक है। तो लैंड का ओपनिंग कितना है? 500। बिल्डिंग का ओपनिंग कितना है? 1000। कॉस्ट आ गई ना। प्लांट मशीनरी का ओपनिंग कितना है? 340.5। कंप्यूटर का 617.8। ये चारों लिखवा दो मुझे, नंबर लें मुफ्त वाले। 500, 1000, 300.5, 17.8, ठीक है। यार ये आपस में ना बात करोगे तो मैं भगा दूंगा अब क्लास से, आखिरी बार बोल रहा हूँ, ठीक है। पता चल रहा होता है कहाँ से आवाज़ आ रही है, डिस्टर्बेंस होती है। मैं बोर्ड की तरफ मुंह करता हूँ, तुम लोग। अच्छा, कॉस्ट हो गई जी ओपनिंग सबकी। अब अक्यूमुलेटेड, लैंड की अकोमोडेशन बताई नहीं उसने कि 600 में से कितनी लैंड की, कितनी बिल्डिंग। लैंड डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, तो ये 600 की 600 डेप्रिशिएशन किसकी है? बिल्डिंग्स की, ठीक है। और ये 125.9 और ये 200, ये 505.8। तो ये चारों भी लिखवाओ मुझे। लैंड की बिल्डिंग ओपनिंग, लैंड की अकोमोडेशन ओपनिंग 0, बिल्डिंग की 600, प्लांट 125, पंजाबी वाली 9 और कंप्यूटर की ऐसे सोए हुए भी उठ गए 9, पंजाबी वाली 9, ऐसे बात सोए हुए भी उठ गए। अच्छा सो जाओ, फिर सो जाओ बेटा, इस बात पे उठने का कोई फायदा नहीं। अगर क्लास में नहीं उठना तो फिर सो ही रहो। ओके, बुक वैल्यू, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बुक वैल्यू है। ओके नेक्स्ट, मेरे ख्याल में 0.1 को फड़का देते हैं। रीवैल्यूएशन, लैंड, बिल्डिंग सब कुछ कंप्लीट ही कर लेते हैं, ठीक है, सही है ना। चलो
ये वर्किंग आपको नजर आ रही है, ये वर्किंग कल भी करवाई थी, ठीक है। यकम जनवरी 15 पर मेरे लैंड की बुक वैल्यू कितनी है? 500 कॉस्ट है और 0 की अक्यूमुलेटेड। ये लैंड में जरूरी भी नहीं था। जिस बच्चे ने 500 को डायरेक्ट 650 से कंपेयर करके 150 निकाला, बिल्कुल ठीक किया। मैं तो बिल्डिंग की तैयारी करा रहा हूं कि बिल्डिंग में कैसे करना है। लैंड में सीखना जरा आसान है ना, ठीक है। तो लैंड की कॉस्ट 500 और लैंड की यकम जनवरी 15 तक की अक्यूमुलेशन कितनी है? 0। तो लैंड की बुक वैल्यू 500 आ गई, ठीक है। अब मसला यह है कि फैम वाले सवाल की तरह से ये इसी साल के पहले दिन रीवैल्यू नहीं हो रहा, बल्कि रीवैल्यूएशन किस दिन हुई है? आमिर भाई उधर नहीं देखना, रीवैल्यूएशन प्लीज यार, सवाल बच्चे निकल गए। रीवैल्यूएशन आमिर भाई भी नजर होती है मेरी, ठीक है ना, ऐसे तुम सब पे भी होती है। रीवैल्यूएशन किस दिन हो रही है जी? 31 दिसंबर 15 पर। तो पहले इसको 31 दिसंबर 15 पे लेके तो आए। अब 31 दिसंबर 15 कितना डेप्रिशिएट होगा? लैंड है ना, डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। अगर डेप्रिशिएबल एसेट होता तो डेप्रिशिएट करते, ठीक है। बुक वैल्यू 500 ही है रीवैल्यूएशन के दिन, और रीवैल्यूड अमाउंट अभी अभी हमें पता लगी थी कितनी है? 600, 1750 में से 650 रिलेट करता है लैंड से। तो 150 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, ठीक हो गया जी। फिर डेप्रिशिएट करना है इसको, डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। अगर होता तब भी ना करते, क्योंकि ईयर एंड रीवैल्यूएशन है। पहले डेप्रिशिएट साल की हम डेप्रिशिएशन चार्ज करके इसको ईयर एंड पे लाए हैं और फिर हमने रीवैल्यू किया है, तो इसलिए मजीद डेप्रिशिएट नहीं करना। किए थे ना सवाल ईयर एंड वाले जी। चलो वर्किंग में तो जो करना था वो कर लिया। कल एक हिंट आपको लिखवाया था, बड़े फायदे का हिंट था वो। क्या? अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हुआ करे तो पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन लिख लिया करो नोट में। अक्यूमुलेशन वाले सेक्शन में पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा करो। और अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन हो तो नोट के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले सेक्शन में पहले डेप्रिसिएशन फिर ट्रांसफर। साथ ही मैंने आपको यह भी कहा था, ये किसी नोट ने नहीं कहा हमें, नोट कह रहा हूं, किसी स्टैंडर्ड ने नहीं कहा हमें, ठीक है, कि नोट के अंदर ये लिखो। ये सिर्फ मेरी तरफ से एक टिप है आप लोगों को गलती से बचाने के लिए। जो ऐसे ना करना चाहे उसकी मर्जी है, जरा ध्यान कर ले फिर बाद में। पता है क्या वजह है? हमने फैम वाले सवाल में देखा था जो डेप्रिसिएशन पड़ी थी वही ट्रांसफर हो गई थी। क्यों? क्योंकि यकम जनवरी 15 पर अगर ये रीवैल्यू होता तो इस दिन तक की डेप्रिसिएशन 600 ही है, ये सारी की सारी ट्रांसफर हो जाती। लेकिन ये ईयर एंड रिवैल्यूएशन का सवाल है, इसमें ये यकम जनवरी 15 तक की डेप्रिसिएशन भी होगी, फिर इस साल की डेप्रिसिएशन इसमें ऐड होगी, और 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रिसिएशन जो अक्यूमुलेट हुई होगी वो ट्रांसफर होनी है। इसलिए मैंने ये उसूल लिखवाया था। जिसने नहीं लिखा था कल वो आज लिख ले। मैं स्लोली दोबारा रिपीट कर रहा हूं सारी बात को। जिसने लिखा हो दोबारा ना लिखने बैठ जाए प्लीज, खामोशी से। शड़ सफे पेन खुल रहे, पता नहीं क्या कल लिखा तो था। सुने बहरहाल सुने, अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो नोट में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले सेक्शन में पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन लिख लीजिएगा, लिख लेना, लीजिएगा नहीं लिखना था। तो मैं तो अदब से बोल रहा था आपके साथ जी। स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो नोट में, इधर देखो, नोट में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले सेक्शन में पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन लिख लेना। फुल स्टॉप के बाद अगली लाइन लिखें। और अगर एंड ऑफ द ईयर एंड पर रिवैल्यूएशन हो, और अगर एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो नोट में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले सेक्शन में पहले डेप्रिसिएशन फिर ट्रांसफर लिख लेना, ठीक है। इससे फायदा हो जाएगा। तकरीबन 99% क्वेश्चन सही हो जाते हैं इससे। जो 1% सही नहीं होता वो किसी और टेस्ट में देकर उसको फिर अगले दिन डिस्कस भी कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसमें ज़रा और ध्यान से सोचना पड़ता है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। बहरहाल नॉर्मली सवाल इससे सुकून से हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है जी, जाग रहे हो? ठीक है। तो कल वाले सवाल में पहले ट्रांसफर लिखा हुआ था फिर डेप्रिसिएशन, आज वाले सवाल में पहले डेप्रिसिएशन है फिर ट्रांसफर, ठीक है। बहरहाल ये आप यहाँ पे भी लिख लें, अब लिख ही लिया तो
ट्रांसफ़र की एंट्री पड़ती है और फिर रीवैल्यूएशन, सरप्लस भी हो सकता है, लॉस भी, हम तो रीवैल्यूएशन लिखकर जान छुड़ा देते हैं। ठीक है, चले हो, बात हो रही थी लैंड की जी। लैंड साहब यकम जनवरी 15 पे 500 पे हैं, पहले लेकर आओ इन्हें 31 दिसंबर 15 पर। तो डेप्रीसिएशन की एंट्री ऑप्शन है नहीं, लेकिन लैंड की बिल्डिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, पहले यहाँ पड़ेगी डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है हमने, ट्रांसफर। क्या करना है जी, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर करेंगे। अब इधर देखो, ये सारी डेप्रिसिएशन जो होती है ट्रांसफर हो जाती है, बिल्डिंग में जाकर ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है ना, तो ट्रांसफर की एंट्री क्या बनेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 15 तक जो एक्यूमुलेट हुई पड़ी है वो डेबिट और एसेट क्रेडिट, था ही कुछ नहीं। ठीक हो गया, स्टेप 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो रीवैल्यूएशन का स्टेप 1 आया ही कब, जब एसेट 31 दिसंबर 15 पे पहुंचा है। तो कल वाले सवाल से ये जरा डिफरेंट है, पहले डेप्शन की एंट्री की है फिर रीवैल्यूएशन के बारे में सोचा है। कल पहले रीवैल्यूएशन की थी फैम वाले सवाल में, अब फिर। ठीक है जी, अच्छा, ये जो मैंने अभी रूल लिखवाया है इसमें आप फैम और सीएल और ये रेफर भी कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा ना, अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन हो तो नोट में पहले ट्रांसफर फिर डेप्शन, आगे ब्रैकेट में लिखो फैम। आई थिंक आई कैप का क्वेश्चन बैंक 6 है ये। बहरहाल फैम काफ़ी है लिखा हुआ, याद रहेगा आपको, पहला सवाल है आपका। ठीक है, और दूसरा जो लिखा हुआ आपने, अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन हो तो पहले डेप्शन फिर ट्रांसफर, उसके आगे कैरेबियन का रेफरेंस दे दूँ। ये भी क्वेश्चन बैंक का ही सवाल है, मैंने नाम बदला हुआ है, नाम वहाँ से देख लेना। ठीक है, अच्छा, अब ट्रांसफर हो गया। अब रीवैल्यूएशन पर सरप्लस आए या लॉस आए उसकी एंट्री करनी है। तो रीवैल्यूएशन पे क्या आ गया है सरप्लस। तो सरप्लस पर एसेट हो जाएगा डेबिट, कितने से 150 से एसेट डेबिट हुआ, और आपके दिमाग में वो जो लेजर बन रहे थे कल आपके दिमाग में, ठीक है, तो ये एसेट डेबिट, लैंड डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस इन दिमाग क्रेडिट। ठीक है, वो फिर दिमाग आपका यहां दोबारा खुलेगा मूवमेंट बनाते हुए। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल मेन नोट बनाते हुए एंट्री हो गई। ठीक है, कोई एडिशन है जी, कोई डिस्पोजल, तो क्लोजिंग 650 ना होती तो हम गलत होते। एसेट उठकर कॉस्ट से रीवैल्यूड अमाउंट पे आ गया, उठ के 500 से 650 पे आ गया। ओके, लो जी, डेप्रिसिएशन में तो लैंड है, कुछ आना नहीं है, लेकिन चलो नेगेटिव साइन लगा दो, लगाना है तो जी। 0 600, तो ये भी आपकी वर्किंग के साथ मैच किया करेगा। ठीक है ना, ये 650 वर्किंग का क्लोजिंग है ना, इधर 650 से मैच करेगा। सरप्लस का क्लोजिंग आपका मेन नोड में नहीं है, वो सरप्लस की जो मूवमेंट शो करते हैं उसके अंदर नजर आ जाया करेगा। ओके, सही है, चलें बिल्डिंग की तरफ। जाहिर सी बात है, रीवैल्यूएशन मॉडल पे जो चला गया है, अनलेस कि यहाँ कोई एडिशन ड्यूरिंग द ईयर पड़ जाए और रीवैल्यू रहे हैं हम ओपनिंग वाले एसेट्स को, जैसे फैम वाले सवाल में हुआ है, उसमें गालिबन 400 वाली बिल्डिंग्स उठ के 600 पे गई थी और एक 100 की बिल्डिंग एडिशन भी आई थी, तो 600 जमा एक 700 नज़र आ रहा था। तो 700 भी रीवैल्यूड अमाउंट ही थी ना एक तरह से, क्योंकि नए एसेट की तो जो कॉस्ट होती है वही उसकी फेयर वैल्यू होती है। बहरहाल ये सेम आना चाहिए। ये 650 नहीं होगा तो मतलब आपने कोई गड़बड़ की है सवाल के अंदर। ठीक है, ओके, अच्छा जी, बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। बिल्डिंग भी 31 दिसंबर 15 पे रीवैल्यू होकर 1100 पर गई है। बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग यकम जनवरी 15 पर कितनी बुक वैल्यू शो कर रही थी, 1000 कॉस्ट थी इसकी और 600 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहां से नजर आ सकता है, यहां से देख लो चाहे सवाल से देख लो, यहां से नजर आ रहा है ना, वही तुम्हें समझ नहीं आई, आइए समझ। अब 400 की बुक वैल्यू है, लेकिन इसी दिन इसको रीवैल्यू नहीं कर लेना, ये यकम जनवरी 15 पे रीवैल्यू नहीं हो रही, इसको लेकर जाएं 31 दिसंबर 15 पे। तो डेप्रिसिएशन करनी थी। अब चेक करते हैं कोई रेट लाइफ कोई मेथड बताया हुआ है या नहीं। तो आखिर में लिखा हुआ है बिल्डिंग्स 50 ईयर्स स्ट्रेट लाइन बेसिस पर डेप्रिशिएट होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है तो सारी जिंदगी 1000 बटा
50 ही होता रहना है, अनलेस कि कोई एस्टीमेट चेंज हो जाए या रीवैल्यूएशन वगैरह हो जाए। फिलहाल तो 31 दिसंबर 15 तक कुछ नहीं ना हुआ, 31 दिसंबर 15 पे आगे कुछ हो रहा है। तो 31 दिसंबर 15 पर लाने के लिए तो पुराने वाली ही डेप्रिसिएशन सही है। कितनी बनती है? 20, तो 300 तो सी बुक वैल्यू आ गई। ठीक है, सही है। ये बच्चे खड़े हुए, इनको समझ आ रही है? ज़्यादा अच्छी समझ आ रही है? बिठा दूँ, ज़्यादा अच्छी समझ आएगी? हक नहीं है तुम लोगों को अच्छा समझने का, आज तुम बुरा समझो ताकि सारा सेशन अच्छा समझो और फिर आईगे में पास हो जाओ, वरना तो ये आदतें, ये शक्लें ऐसे पास नहीं होती। नहीं समझ, अभी कहाँ समझे हो तुम, अभी मैं समझाता हूँ तुम्हें। ओके जी, 31 दिसंबर 15 पे ये बिल्डिंग पहुंच गई। अब इसको क्या करो, रिवैल्यू करके ले जाओ 1100 पे। किससे पर ले गए इसको? 1100 पे। उसने 650 कहा था ना लैंड, तो बाकी फिर 1100 बिल्डिंग का बचता था। तो 1100 और 720 का सरप्लस आ गया, बेतहाशा ही सरप्लस आ गया। लेकिन इसको मज़ीद डेप्रीशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि मेथड स्ट्रेट लाइन है डेप्रिसिएशन का। अगर मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो बुक वैल्यू पर रेट लगाते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में सारी ज़िंदगी एक ही फॉर्मूला लगता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम डेप्शन आनी है तो फॉर्मूला भी समझो रिपीट ही हुआ ना। आपकी पहली दूसरी क्लास में मुझे लग रहा है मैंने अलग से बताया था। बेटा ये क्यों बोल रहे हो यार, किसी ने कहा बोलने को? कि स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट ओवर ओरिजिनल लाइफ करें या बुक वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ करें, आंसर सेम ही आता है। लेकिन मैंने कहा था कभी भी बुक वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ नहीं करना, कंफ्यूज करती है ये बात दूसरे मेथड से। स्ट्रेट लाइन के लिए डे 1 से एक बात कही, हर साल डेप्रिसिएशन ने बराबर आना है। फिर साथ ही मैं ये भी कहता था मतलब इसका हर साल फॉर्मूला ने रिपीट होना है, तो सेम फार्मूला ही लगना है। ये पिछले जितने साल, ये साल भी निकल सकते हैं। बताऊं भला कैसे? 20 की डेप्रिसिएशन अगर एक साल की है और 600 यकम जनवरी 15 तक डेप्रिसिएट हुआ तो 600 बटा 20 करो, 600 बटा 20 करो, 30 आता है। 30 साल से ये बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, हो गया 600 बटा 20, 30 आता है। ठीक है, सही है। 30 साल ये यकम जनवरी 15 तक ये बिल्डिंग 30 साल चल चुकी है, तो 30 साल से ये फॉर्मूला लगता आ रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड जो था। ठीक है, सही है ना? चलो अच्छा जी, चलें आगे। कोई क्वेश्चन है? कंफ्यूजन दूर हुआ है? अच्छा बेटा, हाँ ये हाँ का ऐसे नहीं हाँ करते होते। बच्चे में समझ आ गई है? जी सर। उधर तुम जी बोल रहे हो तो तुम ना कर रहे हो, खुदा का खौफ करो बच्चों जी। तो रीवैल्यूएशन होनी है, लेकिन उससे पहले देखो अभी बिल्डिंग हमारी यकम जनवरी 15 पे पड़ी है, पहले इसको 31 दिसंबर 15 पर लेकर तो आए। यानी पहले 20 रुपए की डेप्रिसिएशन की एंट्री करें, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन, ये आ गई डेप्रिसिएशन। कितनी है? 20। इसको छोटा सा रेफर करना चाहो तो कर लो कि मिस्टर एग्जामिनर ये वर्किंग 1 में मैंने 20 निकाला है। 2 में? अच्छा, ओ सॉरी, हाँ लैंड भी तो था, वर्किंग 2। ठीक, ओके। अब वो दिन आ गया जिसका आपको इंतजार था। अब एसेट होने लगा है रीवैल्यू। तो क्या करते हैं, वर्किंग में जो करना था वो कर लिया। एंट्रीज में क्या करते हैं, पहले ट्रांसफर फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। तो ट्रांसफर इस 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन को करना है ना, तो ये सारी की सारी 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन है। ये डेप्शन है यकम जनवरी 15 तक की, ये 15 वाले साल की। तो 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन कितनी बन गई? 620। तो इसलिए कहा था पहले डेप्शन लिखो फिर ट्रांसफर लिखो। ठीक है, तो 620 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काउंट हो जाएगा डेबिट। क्रेडिट नेचर की चीज डेबिट होना है मतलब माइनस। तो 620 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट हो गया ट्रांसफर। अब सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग है, तो सरप्लस कितना आ रहा है जी? 720 से बिल्डिंग एसेट बढ़ गया, तो बढ़ना एसेट का डेबिट, और आपके दिमागों में रीवैल्यूएशन सरप्लस वो लेजर बना हुआ याद आ रहा है? कल बना था वो, उधर बना हुआ, अभी मैं दिखा सकता हूं। ठीक है ना? ठीक है, तो वो आपके दिमागों में बना था कल। ठीक है, ओके। कोई एडिशन बिल्डिंग में? कोई एडिशन है? सारा सवाल पड़ा है। अगली एडजस्टमेंट के अंदर प्लांट डिस्पोज हुआ है, मशीन, फिर आगे एक प्लांट एंड मशीनरी जो है वो खरीदा है, फिर कंप्यूटर, तो मतलब बस कहानी खत्म, कोई एडिशन नहीं, कोई
डिस्पोजल नहीं तो कितना आ रहा है जी? ये तो 1100 ना होता तो गड़बड़ थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी, डिस्पोजल कोई नहीं था। एक्यूमुलेटेड एब्सेंट कितनी आ रही है? याद है ईयर एंड रिवैल्यूएशन वाले सवाल में एक्यूमुलेटेड एब्सेंट जिस साल रिवैल्यूएशन होती थी उस साल एक्यूमुलेटेड एब्सेंट का बैलेंस 0 आता था। क्यों? क्योंकि उस दिन तक की एब्सेंट तो सारी ट्रांसफर हो गई है। ठीक है ना, तो एक्यूमुलेटेड एब्सेंट फिर 0 आ रही है और बुक वैल्यू 1100। इससे स्लो में नहीं चल सकता, समझ आ रही है? लैंड और बिल्डिंग ओवर लिख लो यहां पे, मुफ्त वाले नंबर ना छोड़ देना कहीं। रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन, ठीक है। डेप्शन मेथड, लाइफ रेट कोई नहीं गिवन इधर। डेप्शन मेथड स्ट्रेट लाइन है और 50 इयर्स। क्योंकि यहां भाई क्यों बातें कर रहे हो यार, चुप करो। यहां डेप्शन 20 रुपए की डेप्शन निकालते हुए क्या इस्तेमाल किया हमने? 50 इयर्स, तो वही लिख दो। अच्छा, मजे की बात, वैसे मैंने थोड़ा हिंट दिया कि अगर अगला साल भी बना रहे होते तो डेप्शन करनी पड़ती। डेप्शन करने के लिए अगर रिमेनिंग लाइफ वो दे दे तो उसकी वाली इस्तेमाल करते हैं, और अगर ना दे तो खुद निकालनी पड़ती है। वैसे तो इस सवाल के अंदर उसने कहा था कि द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग वाज असेस्ड एट 40। तो जिससे मैंने आपको एक सवाल करवाया था क्लास में, याद है? शुरू में रिवैल्यूएशन का मैंने कहा था जिस रिवैल्यूअर की वैल्यू मानते हुए किताबों में लिख रहे हो, लाइफ भी उसी वाली ही यूज करोगे अगर खुद दे दे तो। ठीक है, तो अगर आगे डेप्सिट करते अगर तो फिर ये 40 यूज करते। लेकिन अगर ये 40 नहीं दिया हुआ और आगे डेप्सिट करना पड़ता और रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ती, कोई किसी और सवाल में इस तरह से भी तो हो सकती है ना बात। इस सवाल में तो नहीं है, काम खत्म हो गया, लेकिन मिसाल के तौर पे कोई और सवाल है और आपने रिवैल्यूएशन के बाद डेप्सिट करनी है और रिमेनिंग लाइफ आपको निकालनी पड़नी है, तो कैसे निकालते? वही एक्यूमुलेटेड डेप्सिट से, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले 30 साल निकाल भी दिए थे। ठीक है ना, कि 31 दिसंबर ये यकम जनवरी 15 तक एक्यूमुलेशन 600 आ रही है। एक साल की डेप्शन अगर 20 है तो फिर 600/20 आपने कहा यकम जनवरी 15 पे खड़े होकर कहोगे कि कितने साल गुजर गए? 30 गुजर गए, 50 में 30 गए तो बाकी 20। ये खुद भी निकालनी पड़ सकती थी। तो सही है ना, बात समझे हो? चलो, और सॉरी, इस सवाल में यकम जनवरी 15 पे नहीं, रिवैल्यूएशन किस दिन हो रही है? 31 दिसंबर 15 पे। तो फिर तो इस साल में रिमेनिंग लाइफ निकलनी थी। इस सवाल के अंदर अगर रिमेनिंग लाइफ हम निकालते तो कितनी निकालते? 19 साल। यानी अगली डेप्शन अगर आपको कैलकुलेट करनी पड़ती और ये 40 सवाल में गिवन ना होता, आपने निकालनी होती, तो आप 19 साल निकाल के डेप्सिट करते। इस सवाल में नहीं लगाना, परेशान ना हो, इसलिए बताया किसी और सवाल में आ भी सकता है, उसकी तैयारी की हमने। ठीक है ना, सही है? यहां तक को मसला है तो पूछ लें किसी को। फिजिकल में, हाइब्रिड में कोई मसला है? जो बच्चे खड़े हैं उनको कोई मसला है? क्या मसला है? बैठ जाओ, तुम खड़े रहो। जिसको समझ कुछ नहीं आ रहा वो खड़े रहे, बाकी बैठ जाए। तुम खड़े रहो, कुछ नहीं समझ आ रहा है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाइब्रिड वालों बैठ जाओ। शर्म आ रही है बैठते हुए? किस किस को शर्म आ रही है? जिस चीज को शर्म आ रही है वो बैठ जाए बस। एक मिनट, थोड़ा बेइज्जत तो कर लो। आप लोगों ने तो बेइज्जती कराई कोई नहीं। बैठ जाओ बस, गुजारा करो। अब इतना टाइम नहीं है तुम लोगों की सीटों में भी बिठाऊं तुम लोगों को। आइंदा टेस्ट वाले दिन टेस्ट में ना बैठने वाला बच्चा अगले दिन मेरे क्लास में आने से पहले पीछे खड़ा होगा, और अगर नहीं खड़ा होगा तो वकास फिर अगले 1 हफ्ते खड़े रहेंगे बेंच पे। ठीक है जी? जी बेटा, क्वेश्चन कर लें। अच्छा जी, और कोई सवाल? ओपनिंग बैलेंस में राउंडिंग कर सकते हैं? स्टूडेंट ने पूछा, मैंने कहा जी कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं की कि हो सकता है आपको सोल्यूशन फुल फिगर के अंदर लिखा हो तो थोड़ा करीब करीब मैच हो जाए सोल्यूशन, इसलिए मैंने नहीं किया। कर सकते हैं आप राउंड। ठीक है, राउंड सिर्फ तब ना किया करें जब बहुत छोटी फिगर्स आ रही हों। जैसे 0.3 आ रहा है किसी सवाल में, ऐसे है कि 8-10 मिलियन की फिगर है, आपने मिलियन में 8-10 लिख लिया, उसको कोई डेप्रिसिएशन वगैरह निकाली तो वो 0.2, 0.3, 0.4 आ गया। अब उसको राउंड डाउन करके 0 करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में पॉइंट्स यूज कर लिया करो, वरना जरूरत नहीं होती, राउंड कर लिया करो आप। चलें आगे। रिवैल्यूएशन इज ओवर। नहीं ओवर, मेरे ख्याल में ये काम भी साथ ही भड़का दें। ठीक है, तो तुमने किसने बोला तुमने पर्चे में ये काम किया है? ठीक है, मुझे कही जा रहे हो कर दो, भड़का दो, ये कर दो, वो कर दो। जी,
चलें जी, मैं कहता हूं रीवैल्यूएशन आपको कहा था अगर आएगी सवाल में तो 3 सब नोट्स लाजमी हैं। ये तीनों सब नोट्स अभी के अभी बना लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट रीवैल्यूएशन was performed on, बातें मत करो ना यार, 31 दिसंबर 15 बाय एक्स वाई जी एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। नहीं लिखा हुआ तो क्या करें? एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ। अच्छा, अगर नहीं लिखा हुआ तो इतने से भी काम चल जाता। लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 31 दिसंबर 15। जिसने ये लिखा उसको भी नंबर मिल जाएंगे, जिसने ये एक्स वाई जी करके लिख दिया उसको भी नंबर मिल जाएंगे, बराबर ही मिलेंगे, ठीक है। यार ये कुछ बच्चे ना बिल्कुल मेरे से नजरें नहीं मिलाते, क्या वजह है? ये इसको यार क्या क्या मसला हुआ है इस बच्चे को? जरा देखो, जरा ये जिंदा तो है ना? क्या हुआ है तुम्हें? नींद आई है? सो रहे हो? सामने होके बैठो। ये इधर साथ हो ना, जरा साथ हो, इस 3 वाले साथ हो। 2-3 बच्चे आगे आए। हजरत जी उठ के आगे तशरीफ ले आए। आप आगे हैं ना, मेरे सामने बैठे हैं आप आ जाएं, जरा आ जाएं। और कौन छुपा हुआ है? अब सारे सामने हैं। ये उधर जो जिसको खड़े होकर समझ नहीं आ रही थी, इसको बैठ के नजर नहीं आ रहा। तुम मुझे नजर आने चाहिए हो, बस ये इंश्योर किया करो, ठीक है ना? अच्छा जी, कहता सर उधर खड़े हो जाए, मैं फिर नजर आऊंगा। चले आगे। पहला सब नोट हो गया। दूसरा हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, land and building would have shown following values as on 31 दिसंबर 15। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस चीज को कल इसीलिए मैंने आधा पौना घंटा दोबारा इस पे लगा दिया था। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कॉस्ट मॉडल, हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला यूजर को जो डिस्क्लोजर दे रहे हो तो किस दिन खड़े होकर दे रहे हो? 31 दिसंबर पे खड़े होकर दे रहे हो, 15 पे। ये ना हो यकम जनवरी 15 पर ही कॉस्ट रिकमेंडेशन निकाल कर दे, जी वो तो निकली पड़ी है। ये गलती नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं यूजर यू आर नॉट अ लूजर। अगर तुम टेस्ट देते रहो और क्लासें पढ़ते रहो तो पास हो जाओगे। और तुम्हें पता होगा कि रीवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा हो तो कॉस्ट भी बताते हैं, स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है, ठीक है। रीवैल्यूएशन मॉडल जिस एसेट के बारे में यूज हो, जिस एसेट के ऊपर रीवैल्यूएशन मॉडल आपने लगाया हो, उस एसेट के बारे में यूजर को बताओ। क्या बताओ कि अगर कभी रीवैल्यूएशन ना होती तो ये लैंड नजर आता ओरिजिनल कॉस्ट पे, जो कि कितनी है? 500। सवाल ने बताया ओरिजिनली कॉस्टेड 500। और अगर रीवैल्यूएशन ना हुई होती तो इसकी डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन होती 0, क्योंकि लैंड है ना, तो बुक वैल्यू कितनी होती? 500। और मिस्टर यूजर यू आर नॉट अ लूजर। बिल्डिंग जो है, यूजर ऑफ क्लासेस है ना, आप भी क्लासेस के यूजर्स हैं, ठीक है ना। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर होते हैं, तो आप कब लूजर होंगे? जब आप ऐसी हरकतें करेंगे जैसे अभी पिछले लड़के कर रहे थे, खड़े हुए टेस्ट दिए बगैर हैं, फिर कह रहे समझ भी नहीं आ रही खड़े होके। अच्छा, तो बिल्डिंग यूजर, अगर ये बिल्डिंग कभी रीवैल्यू, ये रीवैल्यूएशन मॉडल पे है और इस वक्त इसकी रीवैल्यूड अमाउंट नजर आ रही है, अगर ये कभी रीवैल्यू ना हुई होती तो इसकी कॉस्ट होती 1000। सवाल में से पता है ना, 1500 टोटल में से 1000 ये, ठीक है। और अगर ये बिल्डिंग कभी रीवैल्यू ना हुई होती तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होती वो कितनी होती? इधर देखें। आसान तरीका कर लेते हैं। यकम जनवरी 15 तक ये एसेट कितना डेप्सिट हो चुका हुआ है? 600। तो ये 600 की डेप्रिसिएशन है यकम जनवरी 15 तक की, लेकिन हमें इसको लाना है 31 दिसंबर 15 पर। ये वैसे निकाली भी हुई है इधर, लेकिन मैं चाह रहा था कि जरा दोबारा रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो 1 साल की और डेप्रिसिएशन इस 1000 वाली बिल्डिंग की डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। 1 साल की मजीद डेप्शन ऐड होकर ये बन गया 620। तो ये 620 माइनस हुआ तो ये बच गया 480, सॉरी 380। अच्छा, ये 380 नजर भी आ रहा है, इधर देखें
लेकिन मैंने इसको यूज़ नहीं किया था, मैंने ज़रा रिवाइज करवा दिया आपको। 31 दिसंबर 15 पर ये बिल्डिंग हमें अगर रीवैल्यू ना होती तो ये हमें नज़र आती कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या कहाँ से उठाओगे? 620 कहाँ लिखा हुआ है? हाँ हाँ, 100,000/50 ना करो, ये कर लो 600 वहां से उठा लो और 20 यहां से उठा लो। सही है यार, क्लास में से जो कर रहा है वो बंद ना करे प्लीज, और ऑन कर दें अब। ओके जी, यहां तक को मसला। चल, जिसने बंद किया ऑन कर दें यार, कुछ नहीं कहता मैं। इसके बाद एक सब नोट रह गया, वो सब नोट है, उसने भला किया है जी, उसने बंद नहीं किया था, मैं देख रहा हूं उसको। सुनो 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 सुनो, एक सब नोट रह गया है, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। जी वो आसान है, मुश्किल नहीं है। आज मैं लेजर नहीं बना रहा, बस वो दिमाग में बने हुए हैं आपके, ठीक है ना। आज हम देखो ये देखेंगे, लैंड का सरप्लस ओपनिंग कितना पड़ा था? 0 0। ड्यूरिंग द ईयर कितना रोज हुआ? 150। ट्रांसफर रिटेन्ड अर्निंग्स है कोई? नहीं है, लैंड का तो होता ही नहीं है ट्रांसफर कुछ, तो क्लोजिंग 150। देखो मैच कर गया। बिल्डिंग का ओपनिंग सरप्लस कितना नजर आ रहा था? 0। ये इसलिए लिख रहा हूं कि कभी ऐसा होगा सवालों में कि पहले से एसेट्स रिवैल्यूड होगा, दोबारा रिवैल्यू हो रहा होगा, कभी सरप्लस कभी लॉस बड़ा हुआ करेगा, देखेंगे। ठीक है, बहरहाल फिलहाल तो ओपनिंग सरप्लस 0। अरोज ड्यूरिंग द ईयर 720। ये ट्रांसफर होना था, डेप्रिशिएबल एसेट है, पर मसला ये है ये रेंट रिवैल्यूएशन है, अब डेप्रिशिएट किए ही नहीं रिवैल्यू करने के बाद, तो ये 16 वाले साल में डेप्रिशिएट होगा रिवैल्यूड एसेट, और ये सरप्लस भी ट्रांसफर होगा रिटेन्ड अर्निंग्स में। 15 में कुछ नहीं होना था, इसलिए 15 में कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ। क्लोजिंग 720। ठीक हो गया जी? क्वेश्चन पूछो पूछो पूछो। ओपनिंग बिल्डिंग वाला या लैंड वाला? रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ बिल्डिंग, ये कल तुम्हारे दिमाग में बनाया था। ओपनिंग सरप्लस 1 जनवरी 15 पर कितना है बता दोगे? क्योंकि इससे पहले बिल्डिंग के बारे में कोई नहीं बता रहा कि वो कभी रिवैल्यू हो, सवालों में बताया करेगा आपको पहले। ठीक है, तो ओपनिंग सरप्लस कोई नहीं था। इस साल अरोज हुआ 720 का, आपने एंट्री की एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ठीक है, 31 दिसंबर। इसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस यहीं पे रोक दिया इसको। डेप्रिशिएट तो नहीं दोबारा करना ना, वो तो अब 16 में जाकर डेप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ये रेंट रिवैल्यूएशन है। डेप्रिशिएट पहले इस साल की डेप्रिशिएट चार्ज कर चुके हैं और ये रेंट पर रिवैल्यू करके इसको रख दिया है। ये सवाल भी किए थे ये रेंट रिवैल्यूएशन वाले। अब 16 में जाकर ये एसेट डेप्रिशिएट होगा और ये सरप्लस भी जो है वो ट्रांसफर होगा रिटेन्ड अर्निंग्स में। ठीक है, सही है। तो इसलिए ट्रांसफर कुछ भी नहीं हुआ, तो ये क्लोजिंग बैलेंसिंग 720 ही आ रहा था। इसी को मैंने यहां स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ। ठीक है, चलें आगे। अब रिवैल्यूएशन का पोस्टमार्टम सारा हो गया, अब कुछ भी नहीं रह गया इसमें। अब पॉइंट नंबर 2 हो सकता है हम पढ़ लें। हो क्या सकता है, पढ़ें। अ मशीन विच हैड कॉस्टेड होना चाहिए था, अंग्रेजी थोड़ी गलत होगी। बहरहाल, अ मशीन विच हैड कॉस्ट 80 एंड हैड एक्यूमुलेशन ऑफ 57 एट द स्टार्ट ऑफ ईयर वॉज सोल्ड फॉर 25,000 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। कल जैसा ही सवाल है, कल जैसा ही सवाल है। ठीक है, ये गिवन है जी कॉस्ट। स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट की बजाय वो लिख दो, मशीन है ना, तो प्लांट एंड मशीनरी पड़ी होगी, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में से क्रेडिट कर देंगे 80 को। ठीक है, अच्छा अगली बात, स्टेप 2 वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of purchase तो गिवन नहीं है। डेट ऑफ सेल के बारे में वो कहता है फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर है, तो समझो स्टार्ट ऑफ द ईयर ही है ना। कोई एक आधा महीना अगर गुजरा होता तो फिर भी 1 महीने की डेप्शन के बारे में सोचते, यहाँ पर तो फिर वही बात होगी, स्टार्ट ऑफ द ईयर डिस्पोज हो रहा है। और अगली बात,
ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस दिन की है? हाँ, मशीन विच हैड कॉस्टेड 80 एंड हैड एक्यूमुलेशन ऑफ 57 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इज डिस्पोज्ड ऑफ एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, यूं कह लूं अगर मैं, ठीक है? इसका मतलब ये सिचुएशन है, सॉरी 57 फिगर 57 है, ठीक है जी। अब अगला स्टेप क्या होता है जी? अगला स्टेप क्या होता है? कैश का आना रिकॉर्ड करो और गेन लॉस रिकॉर्ड करो। भाई क्यों करूं मैं? कल बता दिया था। अगर मैं FAR 1 की बजाय FAR 2 में ये सवाल कर रहा होता तो फिर मैं बिल्कुल इस सेल प्रोसीड 25 को इस्तेमाल करता, ठीक है? लेकिन चूंकि मैं FAR 1 में इस वक्त हूं और मेरे पर कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर्स अभी अप्लाई नहीं होते हैं, इसलिए ये 25 लिखकर, गेन आ रहा है वैसे या लॉस आ रहा है? गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है? गेन आ रहा है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो गेन आना है 2 का, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों स्टेप्स तो सोचने की भी शायद ज़रूरत नहीं है। मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इस 25 को इग्नोर ही कर सकता हूँ। मैं डिस्पोजल का सब नोट डिटेल और डिस्पोजल वाला नहीं बना रहा, एप्लीकेबल नहीं है। FAR 2 में यही सवाल कर रहे होते तो फिर बना लेते, फिर ये यूज़ कर लेते सेल प्रोसीड्स, ठीक है ना? हमारा सवाल पूरा हो जाता है पहले 2 स्टेप्स के बाद ही, हमें तीसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होते तो फिर कैश लिख कर गेन लॉस भी निकालते। PPE के नोट के लिए तो सिर्फ पहली 2 चीज़ों की ज़रूरत थी, एसेट में से 80 को निकालो और अक्यूमुलेटेड ऑप्शन में से 57 को निकाल दो, ठीक है? ये समझ आइए बात, ये कल भी की थी वैसे। तो एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट 80 क्रेडिट कर दो और इसकी सारी जिंदगी की अक्यूमुलेशन 57 ये डेबिट कर दो, ठीक है? चलें आगे। पॉइंट 3, भाई ये मैंने क्यों काट दिया, समझ आ रही है? परेशान तो नहीं हो गए इसको देखकर? हाँ, डिस्पोजल की एंट्री पूरी लिखकर फिर मैंने काट दिया कि जरूरत नहीं है मुझे कैश को सोचने की, गेन लॉस किया। आप लिख भी लो तो ये दोनों फिगर्स ने कहीं यूज नहीं होना। मेरे लिए रेलेवेंट PPE के नोट के लिए ये 80 की कॉस्ट है और ये 57 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है? चलें आगे। अ न्यू मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 30 अप्रैल, मतलब 30 अप्रैल तो फिर ना हुआ, वो 1 मई हो जाएगा। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये नहीं थी, 1 मई से समझो ये आ गई। यानी कि जब डेप्रिशिएट करना है इसको तो 8 महीने की डेप्शन लेनी, ये याद रखना, ठीक है? लेकिन वो कह रहा है फॉलोइंग कॉस्ट्स वर इनकर्ड, ठीक है? पहले कहता है जी परचेज प्राइस बिफोर डिस्काउंट जो है वो 20,000 है, लेकिन इसमें शामिल हुआ पड़ा है रिक्लेमेबल सेल्स टैक्स। रिक्लेमेबल का मतलब एडजस्टेबल, मतलब रिफंडेबल, ये सब एक ही नाम होते थे, ठीक है ना? तो मैंने आपको पढ़ाया था ये कि रिफंडेबल या एडजस्टेबल जो टैक्सेस होते हैं उन्हें एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं करते। हम एसिडी कॉस्ट में ऐड करते हैं नॉन रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस को। ये याद है बात, ठीक है? तो अगर अलग लिखा होता तो सिर्फ इग्नोर करते, पर मसला ये है कि इस 20,000 की फिगर के अंदर ये 3,000 भी शामिल हुआ पड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? और सही है? अच्छा, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट भी क्या होता है? लेस करेंगे हम। फिर डिलीवरी कॉस्ट ऐड करेंगे हम, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है ना। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड करेंगे हम, और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू फाइनेंस द परचेज, पैसे नहीं थे एसेट खरीदने के, पैसे लिए बैंक से लोन के तौर पर और उस पर इंटरेस्ट पे किया, इसको इग्नोर करते हैं, इसे हमने एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं करना होता, ठीक है? अच्छा, इंटरेस्ट एसिडी कॉस्ट में ऐड होता है, लेकिन कब? जब हम IAS 23 पढ़ लेंगे और हमें पता लग जाएगा कि कौन से वाले एसेट पे होता है। ये एसेट जो मुंह उठा के जाके खरीदना है, इसको आपने अगर ख़रीदने के लिए बैंक से लोन लेकर ख़रीदा है तो ये जो बैंक को उस लोन पे इंटरेस्ट देना है वो एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। मैंने आपको एक बॉटम लाइन बताई थी कि एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के खर्चों को ऐड करना है, ठीक है? अब आपने आज बैंक से लोन लिया और जाकर एसिड ख़रीद लिया और एसिड को ला के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब एसिड तो इस्तेमाल होना शुरू हो गया है,
और बैंक पे लोन लेते ही इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता, इंटरेस्ट वक्त गुजरने के साथ साथ एक्रू होता है। अभी एक्रूअल प्रीपेमेंट्स का टॉपिक आपको पढ़ाना है, लोन की डिस्कशन आएगी, बोरिंग कॉस्ट के टॉपिक में बड़ी डिटेल डिस्कशन है, इसलिए अभी तक उसकी की नहीं हुई बात, ठीक है ना। तो बहरहाल ये मैं बता रहा हूँ आपको, कभी ऐसा नहीं होता कि बैंक से आप लोन लेने जाओ 100 रुपया तो बैंक कहेगा ये पकड़ो 100 रुपये और साथ ही के अगले 1 साल का इंटरेस्ट अभी दे दो, ऐसा नहीं होता। बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे इंटरेस्ट एक्रू होता है। बैंक 1 महीना गुजरने के बाद अगर आप बैंक को पैसे वापस देने जाओगे ना तो वो कहेगा अब 1 महीने का इंटरेस्ट भी निकालो। पहले ही दिन आपने 1000 रुपये लोन लिया और पहले ही दिन वापस कर दिया तो बैंक उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मांग सकता, ये बात समझने की बात है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट वक्त गुजरने के साथ साथ एक्रू होता है। तो आपने लोन लेकर एसेट खरीद लिया, एसेट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अब लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक्रू होना शुरू हुआ तो वो तो बहरहाल बाद में आप पे करेंगे, तो वो कैसे एसेट कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि आपने एसेट खरीदने के लिए अगर लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट दिया, तो उस एसेट खरीदने के ऊपर आपने, अगर एसेट रेडी टू यूज़ हालत में है, इंटरेस्ट को एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं करना। बाकी इसकी बात अगर थोड़ी बहुत समझ नहीं भी आई तो थोड़ा वेट कर लें, बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक उम्मीद है कोई 6 से 7 दिन बाद हम पढ़ रहे होंगे, शुरू कब हो जाना है उससे पहले भी हो सकता है, यानी कि अब मैंने कल का दिन IAS 16 पे फिर लग जाना है मेरा, क्योंकि आज इस सवाल ने टाइम ले लिया, लेकिन बहरहाल मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि बच्चों को चीज़ जो है वो सारी समझ आ जाए ना, आगे फिर आसानी रहती है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर तफसील से बात कर ली। तो कल का दिन लगाने के बाद परसों कुछ बच भी जाएगा तो वो साथ साथ चलाएंगे, और परसों हम IAS 36 स्टार्ट कर देंगे। IAS 36 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन, वैसे 4 दिन का टॉपिक है, ये लगते हैं। उसके बाद IAS 23 शुरू हो जाना है। तो ये कह रहा हूँ अगले हफ्ते में हम IAS 23 पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि कौन से इंटरेस्ट को कौन से एसिडी कॉस्ट में ऐड करने की इजाज़त है स्टैंडर्ड्स में, ठीक है, सही है। तो फिलहाल थोड़ा सा इसको उधार कर लें और फिलहाल इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। तो परचेज प्राइस जो है वो 20,000 नहीं ले लेनी, बल्कि 20 लिखो यार, 20 में से माइनस करो 3, 17 से कहानी शुरू करो, ठीक है। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया, डिलीवरी कॉस्ट 0.5 ऐड हो गई, इंस्टॉलेशन 0.7 और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मैंने कहा था ऐसे करके इग्नोर करना है ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि इसको पता है जो इसने ये इग्नोर किया है, इसको समझ आ रही थी कि इंटरेस्ट को नहीं देना। ऐसे करके लिख के मैंने कहा था डॉट या नोट लिखा करो कि मैंने इसे इग्नोर किया, ठीक है ना। सिर्फ छोड़ नहीं आना कि पर्चे में से पता ही ना लग रहा हो कि ये इसने समझ कर छोड़ा है, इसको समझ नहीं आ रही थी इसने छोड़ दिया। बताओ उसको कि मुझे पता है कि मैंने जानते बूझते हुए 0 किया है, ठीक है। टोटल बताएंगे, हैं जी, 17 पॉइंट। बेटा कैलकुलेटर पे ना ये फिगर्स लिख लो मेहरबानी आप लोगों की, जो यहाँ पे लिखी हुई है। 17.2 है। कैलकुलेटर पे वो लिखो जो नज़र आ रहा है। 17 में से 1 माइनस किया 16 आ गया, 0.5 माइनस किया 15.5 आ गया, 0.7 माइनस किया तो ये ऐड हो रहा है, सॉरी 16 में 16.5 और 17.2, पता नहीं क्या जवाब दिए जा रहे थे जी। एडिशन है। अच्छा इधर देखो, ये ज़रा देखो, एक टेंशन ख़त्म करें, ये दोनों कॉस्ट मॉडल पे हैं। इसका मत बल क्या है? इसका मत बल ये है कि इधर कुछ भी नहीं आना, ठीक है ना। ये साइन भी माइनस का ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, पर्चे में सिर्फ डैश लगा दो। मैं तो आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन नहीं है तो ना कोई ट्रांसफ़र और ना कोई सरप्लस लॉस, ठीक है। अच्छा जी, एडिशन तो है, प्लांट एंड मशीनरी में एडिशन हुआ। कितना एडिशन हुआ जी? 17 पॉइंट, ये क्या हो गया, ब्लैक चल रहा है, 17.2। हाँ बता दो एग्जामिनर को कि ये वर्किंग नंबर 3 में हमने कैलकुलेट किया, ठीक हो गया। क्लोजिंग बताइए, 277.7, ठीक है। बस ये डेप्शन रह गई, ये सवाल ख़त्म है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर में कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, 617.8 है और ये डेप्रिसिएशन रह गई है बस,
ठीक है, अब वन बाय वन इनकी डेप्रिसिएशंस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी या प्लांट एंड इक्विपमेंट जो भी लिख दिया उन्होंने, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस है। 25% रिड्यूसिंग बैलेंस है, इसका मतलब हमें स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, अब रिड्यूसिंग बैलेंस है। तो अब हमें ओपनिंग कॉस्ट नहीं, ओपनिंग बुक वैल्यू पर रेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी कितनी है? 340.5 माइनस 125.9 कितना बनता है जी? ये यहाँ पे लिखा भी हुआ था, लिखा हुआ है 214.6, यही है ना? तो डायरेक्ट भी उठा सकते थे। ये ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल है। क्या समझ नहीं आई बेटा? प्लांट एंड मशीनरी पे है, प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट, वो कंप्यूटर तो बात की बात है। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अभी मैंने एडजस्टमेंट पढ़ी ही नहीं है वो वाली, तो प्लांट मशीनरी को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, वो कंप्यूटर का रेट चेंज हुआ है। तो प्लांट मशीनरी पे रिड्यूसिंग बैलेंस 25% रेट है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए हमें ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स चाहिए, माइनस करेंगे उसमें से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल को और रेट लगा देंगे। ठीक है, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल ये गिवन है, निकालना चाहें तो निकाल भी सकते थे, मैंने नोट से बता दिया। तो 214.6 ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल है, इसमें से माइनस करना है हमने ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल को। बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? इन दोनों को नेट कर लो, क्या आंसर आता है? ये ओपनिंग कॉस्ट है ना, तो ये ओपनिंग एक्यूमुलेशन है। ठीक है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी आ गई? 20, ये 23 ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल है। ये क्या है जी? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ, ये मैंने यहीं पर ही निकाल दी। ओके, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल 214.6 में से माइनस करोगे ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल 23 और लगा दोगे 25% रेट। यहां तक को मसला। उसके बाद आएगा एडिशन। ये अभी कितना निकाला है जी? 17.2। ये एडिशन है, ऑन एडिशन में 17.2 को ही पकड़ोगे, जबानी नहीं कर रहा, अभी दिखाता हूं। ठीक है, और 8/12 डेप्सिट कर दोगे। फिर आएगा ऑन डिस्पोजल, और डिस्पोजल के ऊपर एक दिन की भी डेप्शन नहीं लेनी, साल का पहला दिन अज्यूम कर लेना, स्टार्ट ऑफ द ईयर डिस्पोज हो गया। ठीक है, तो हमने उसको डेप्रिशिएट नहीं करना। ठीक है, तो ये वर्किंग आपकी ऐसे हुई। ठीक है, वो उधर जगह नहीं बची थी तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया पिछली क्लास में, तो अब काम आ गया। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लांट एंड मशीनरी का देखो कैसे निकला। 214.6 क्या है, समझ आ रहा है? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, इसमें से माइनस करोगे 23, कैसे निकला समझ आ रहा है? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल अभी निकाल कर आया हूं मैं। ठीक है, इंटू 25%, ये 47.9 आ गया तकरीबन। ठीक है, ऑन एडिशन ये 17.2, पता नहीं बच्चों ने 5 लिखवा दिया था पिछली क्लास में, बहरहाल 17.2 है आप लोगों का, तो वही कर दें जी। 25 ही था, अच्छा 17.2 का 25% कितना बनता है? 8/12 कर दें तो बोले, कैलकुलेट कर लेना, अब फिगर बदली है, वैसे फर्क नहीं पड़ता जी। बोले हैं 2.879 ही हो गया ना, वो फर्क कोई नहीं पड़ा उसको हटाने से भी। ठीक है जी, टोटल डेप्शन, अच्छा, और ऑन डिस्पोजल कोई डेप्रिसिएशन नहीं था, टोटल डेप्शन कितनी आ गई? 50 पॉइंट। ये समझ आ रहा है? ऑन डिस्पोजल 23 को लेकर तो आएंगे, लेकिन 23 को 25% लगाने के बाद 0/12 कर देंगे। एक दिन भी डेप्रिशिएट नहीं करना हमने इसको, साल के स्टार्ट में डिस्पोज हो गया ना, तभी तो एक्यूमुलेटेड डिडक्शन हमने 20, वो जितनी गिवन थी कितनी थी 57, उससे आगे नहीं निकाली थी डिस्पोजल के अंदर। ठीक है ना, डेप्रिशिएशन इस साल में आएगी नहीं। अगर इस साल में मिसाल 2-3 महीने इस्तेमाल हो गया होता तो फिर इस 23 को भी लेकर आते और उसको डेप्रिशिएट करते उतने महीने। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये 50.8 अगला नजर ना आए, 50.8 एंड पे इकट्ठी भी पिक्चर बना सकते हैं आप, फिलहाल तो साथ साथ नोट करवा रहा हूं। 50.8 डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, इधर 50.8। ये वर्किंग 4 शुरू हो गई है, बोर्ड पे जगह खत्म हो गई थी। ठीक है, वर्किंग 4 ठीक हो गया जी। बताइए क्लोजिंग 119.7, नेट करो इसको
और आंसर बताओ। ये 277.7 में से 119.7 माइनस करो, 1, ठीक है, सही है यार। कंप्यूटर में तो कोई मसला है ही नहीं, डिस्पोजल भी नहीं है ना इसमें, मसला तो है ही कोई नहीं। कंप्यूटर के अंदर तो बस ये है, पुराने रेट को नहीं देखना, नए रेट को देखना है। इधर देखो, पुराना रेट क्या है 33.33 पर एनम स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो क्या कह रहा है एडजस्टमेंट 4 में ऑन यकम जनवरी। मैं नोट बनाता हूं तब सोचेंगे पिछले मेथड के रेट को, अभी तो जरूरत ही नहीं है, अभी तो सुकून करें। चेंज इन एस्टीमेट है ही क्या, इस साल की डेफिनेशन को सही करो और अगले सालों की, पिछले सालों को छोड़ो, दफा करो। तो हमने सिर्फ इस साल का नोट बनाना है, हम इस साल के नोट के अंदर सही वाली डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। तो 33.3 को आपने इग्नोर करना है और एडजस्टमेंट 4 पढ़नी है। ऑन यकम जनवरी इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्शन ऑन कंप्यूटर फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेथड टू 40% रिड्यूसिंग बैलेंस। तो यकम जनवरी 15 पर एस्टीमेट चेंज हो गया, तो अब हमें डेप्रिसिएशन करने के लिए इस साल की यकम जनवरी 15 की बुक वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और रिमेनिंग लाइफ वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने रेट खुद ही निकाल कर दे दिया है, आपको मुसीबत में नहीं डाला था, ठीक है। तो यकम जनवरी 15 पर ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी है जी? 112। ये ओपनिंग बुक वैल्यू आ जाएगी। ओपनिंग बुक वैल्यू नहीं, बेसिकली ये यूं कहना चाहिए, ये डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट की बुक वैल्यू है जो चाहिए होती है, ठीक है। और इस पर रेट लगा देंगे 40%, ठीक है। तो वर्किंग 4 के अंदर ये कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है, सही है। ऑन ओपनिंग 112 क्या है? बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, और उससे 40% सवाल में रेट गिवन था, ये डेप्शन आ गई। ना कोई एडिशन हुआ है इसमें, ना कोई डिस्पोजल हुआ है, तो यही टोटल डेप्रिसिएशन है, ठीक है। सही है कि नहीं सही? समझ आइए सबको? हंस रहे हो या समझ ज्यादा आ गई या कुछ समझ नहीं आई? या पर्चे में कुछ चवल मारी थी? फिर हंस क्यों रहे थे? मुझे भी, मैंने भी हंसना है, प्लीज बता दो यार। हैं हजरत जी ने लतीफा सुनाया कोई? नहीं, ठीक ही यही हुआ है, तो ये हंसने की बात है, ये दुख की बात है कि सिर्फ यही ठीक हुआ है। तुम्हारा तो मुंह बन जाना चाहिए था। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई जी? 44.8। तो यही सही हुआ है बस, लेकिन फिर भी नंबर तुम्हें मिलेंगे। काफी सारी चीजें लिखी होंगी तुमने, कुछ ना कुछ सही हो जाता है। देखो, गलती पे गलती के नंबर मैंने कई दफा बोला, वो नहीं कटते। यहां पे किसी ने डेप्शन निकाली और कुछ जरा सी गलती हो गई, मेरे टीए भी मौजूद हैं, मैं बता रहा हूं, ये गलती यहां पर नंबर कट गए। इस डेप्रिसिएशन को उठा के यहां पे लिखना, ये कॉन्सेप्ट है। अगर 0.25 इसके मार्क्स तो वो मिलेंगे। आप, जिंदगी आसान है अगर आप खुद मुश्किल ना बनाएं, तो खुद भगोड़े बन जाओ, पर्चे से उठ के निकल आओ, नर्व्स को काबू में ना रखो तो फिर फेल ही होना है। नर्व्स को काबू में रखा करो, सवाल करते रहा करो, जो आता है वो करते रहा करो, पास हो जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन पढ़ना जरूरी है उसके लिए ना, सारी क्लासें पढ़ी हो, सारे टेस्ट दिए हो। ओके, बताइए जी। 550.6 और 2। इधर देखो, रिड्यूसिंग बैलेंस लिख लो, यहां पर 40% लिख लो, यहां पर रिड्यूसिंग बैलेंस और 20। लो जी, मेन नोट की बॉडी कंप्लीट है, 3 सब नोट्स रीवैल्यूएशन के भी कंप्लीट हैं, एक छोटा सा सब नोट रह गया है जिसकी कल बड़ी प्रैक्टिस की थी, और कल थोड़ी सी मजीद भी करेंगे क्योंकि सवाल होमवर्क में दिए हैं ना, वो डिस्कस करने हैं। पियानो वाला सवाल कितने बच्चों ने किया था? फिर बजा था पियानो या नहीं बजा था? कल बजाएंगे, एक से एक कैसेट का पियानो बजा दूंगा, दूसरे का आप फिर खुद ही समझ लेंगे इंशाल्लाह, वैसा ही होना है सेम। अच्छा जी, अब चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाना है, चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाना है। याद है क्या किया था कल? इंक्रीज या डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट, और इंक्रीज या डिक्रीज की जगह छोड़कर लिखो यहां पर फ्यूचर। आप कहोगे सर अंग्रेजी कौन लिखेगा? मैं कहता हूं जी वो भी मैं ही लिख लेता हूं, फिर आपने तो कुछ करना नहीं है। लिखें 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 जी, ये तो नहीं है, ये नहीं लिखें। अब ड्यूरिंग 2000, मैं कह रहा हूं कहानी लंबी लिखनी है, 1 मिनट की बात है। देखो इधर, ड्यूरिंग 2015
ड्यूरिंग 2015 मेथड ऑफ डेप नहीं लिखना पर्चे में, आपने डेप्शन पूरा लिखना है। मेथड ऑफ डेप्शन हैज चेंज्ड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन पूरा लिखना है टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पूरा लिखना है, ये नहीं लिखने एब्रीविएशंस, ओके, नंबर नहीं मिलेंगे। इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज। ठीक है जी। अब इंक्रीज डिक्रीज की जगह छोड़कर क्या लिखोगे? इंक्रीज या डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट्स और इंक्रीज या डिक्रीज इन फ्यूचर ईयर्स प्रॉफिट्स। और इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग की थी कल, तो वो आज भी कर लेते हैं। वर्किंग 5 एक में कर लेता हूं, ठीक है। वर्किंग 5 में क्या करोगे? वर्किंग 5 में नए मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन तो ये निकल चुकी है ऑलरेडी, चेंज होने के बाद 44.8 चेक करोगे। अगर मेथड चेंज ना होता तो डेप्रिसिएशन कितनी आती, ठीक है। और दोनों का फर्क देख लोगे। इस साल में अगर इंक्रीज हो रहा है तो अगले सालों में डिक्रीज, इस साल में डिक्रीज हो रहा है तो अगले सालों में इंक्रीज, ठीक है। ये मैंने छोटा इसलिए किया ताकि आप वो देख ना सकें जो मैंने आपको अभी नहीं दिखाना। जी, डेप्रिसिएशन विद न्यू मेथड कितनी निकली हुई है जी, बताएंगे? 44.8, ऐसे ही है। अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ना बदलता तो स्ट्रेट लाइन 33.33% इस कॉस्ट पर लगना था। स्ट्रेट लाइन मेथड ने कॉस्ट पर 33.33 लगना था। चलो लगा लेते हैं 1 मिनट के लिए। 617.8 है कॉस्ट, बोलो, इंटू 33.33% जी कितना आता? 205.206 कर लूं? कुछ भी कर लो, मुझे ये यूज नहीं करना। क्यों? कोई बच्चा बता दे क्यों? इसमें क्या गलती है, बता दें। इसमें क्या गलती है, जल्दी बताएं। ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरा आंसर सही नहीं है। क्यों? इधर देखें, एक एसेट बच ही 112 गया है तो आप उसको मजीद 206 कैसे डेप्रिशिएट कर सकते हैं? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड चलता तो इस एसेट की मैक्सिमम डेप्शन इस साल में 112 रुपए आती और ये फुली डेप्रिशिएट होकर इसकी बुक वैल्यू 0 हो जाती। ये थोड़ी टेक्निकल बात थी सवाल के अंदर जो आमतौर पे नोट्स में नजर नहीं आएगी आपको, फनकारी की हुई थी उसने, ठीक है ना। और देखो इस साल के दौरान एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाना था, मतलब मैक्सिमम डेप्शन आप मजीद कितनी कर सकते हो आप इसकी? 112। एक एसेट 617 का एसेट है, 505 डेप्रिशिएट हो चुका है, 112 बचा पड़ा है, तो 112 ही डेप्रिशिएट हो सकता है ना मैक्सिमम। अगर पुराना मेथड ही चलता तो इसने मैक्सिमम 112 डेप्रिशिएट होना था, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं, ये मैंने लिख कर काटा है, ये कर नहीं सकते हम, ये कर नहीं सकते 206 वाली कहानी, ठीक है। अब बताओ अगर एस्टीमेट चेंज तो डेप्शन कितनी होती? 112, और एस्टीमेट चेंज हो गया तो डेप्शन कितनी है? 44.8। तो इस साल में डेप्शन में क्या आ गया? करंट ईयर की डेप्शन में क्या आ गया? डिक्रीज। कितना? अब बोलो, वही जो देख देख कर बोल रहे थे, कितना? 67.2। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ऐसे ही कर रहे थे ना कल, 67.2 से मैंने वर्किंग 6 कर दिया इसको। चलो, करंट ईयर डेप्शन 67.2 से कम हुई तो प्रॉफिट करंट ईयर का 67.2 से बढ़ गया। और आंखें बंद करके उल्टा दो फ्यूचर ईयर्स में। वाहिद चीज जो फर्क डालेगी वो रेजुअल वैल्यू का चेंज होना है, वो तो मैंने होमवर्क में सवाल ही नहीं दिया था इसलिए, ठीक है। तो ये है हमारा सब नोट। जब इसको ऐसे लिख लेना, ऐसे रख लेते हैं ऐसे, ये तो सारी वर्किंग्स ही आ जाएंगी बीच में आपके कैमरा के इधर। अच्छा, अब इधर देखें, इसको अब लिख लें वहां पे और फिर छुट्टी करें। ये डेप्रिसिएशन, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन छोड़ो, प्रॉफिट करंट ईयर का 67.2 से बढ़ गया, तो इंक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट 67.2, और खामोशी से लिख लो आगे, डिक्रीज इन फ्यूचर ईयर प्रॉफिट 67.2 से, ठीक है। अच्छा सुनो, इसके नंबर मैंने कोई नहीं रखे हुए थे इस सवाल में, आज इस नोट के बनाने के नंबर नहीं थे, ठीक है। अब अगली बात ध्यान से सुने। क्वेश्चन 2 आपका होमवर्क है,
इस टेस्ट वाला क्वेश्चन 2 आपका होमवर्क है और उसमें सिर्फ प्रॉब्लम वाली एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा, पूरा सवाल मैं नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन 3 में 3 MCQs हैं, करके आइएगा, वो मैं क्लास के अंदर सॉल्व भी कर दूंगा। पियानो वाला सवाल आपके होमवर्क में है, वो लाजमी कीजिएगा। चाहे शेरदिल वाला सवाल आज ना कर सकें, वो कल कर लेना, आज के दिन उसकी रुख्सत है, जो कर ले वो अच्छी बात है। चेंज इन एस्टीमेट के अंदर जो 4 सवाल नोट के लिए दिए थे वो भी होमवर्क कंप्लीट करके आना लाजमी। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।